हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाने वाला हूँ सेकंड ईयर का। ठीक ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंटल डिसीज़ से। तो मेंटल डिसीज़ के बारे में हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 210 से 213 तक मेंटल डिसीज़ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना। मेंटल डिसीज़ क्या होती हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है ना। पर इसके पहले हम देखते हैं मेंटल डिसीज़ के टाइप्स। मेंटल डिसीज़ 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आती है साइकोसोमैटिक। ठीक है ना। साइकोसोमैटिक मेंटल डिसीज़ क्या होती हैं, जो कि माइंड से बॉडी में जाती हैं। ठीक है ना। उसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक मेंटल डिसीज़। दूसरे नंबर पे आती है सोमैटोसाइकिक मेंटल डिसीज़। सोमैटोसाइकिक मेंटल डिसीज़ क्या होती है, जो कि बॉडी से माइंड में जाती है। बॉडी टू माइंड में जाएगी तो उसको बोलते हैं सोमैटोसाइकिक। ठीक है ना। जिसमें सोमा का मतलब होता है बॉडी एंड साइकिक का मतलब होता है माइंड। ठीक है ना। उसी तरह जैसे कि कोई पर्सन है, उसे बहुत साल पहले खुजली की तकलीफ़ थी। ठीक है ना। उसने स्टेरॉइड कंज्यूम किया। ठीक है ना। स्टेरॉइड कंज्यूम करने के बाद उसको कई सालों के बाद अब प्रेजेंट कंप्लेंट उसकी डिप्रेशन है। ठीक है ना। तो डिसीज़ जो क्या हुई, पहले बॉडी में थी। ठीक है। उसको खुजली थी, बॉडी में थी, उसने स्टेरॉइड लिया। ठीक है ना। कुछ सालों के बाद वह कहाँ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। तो बॉडी टू माइंड गई, तो ये किस में आई, सोमैटोसाइकिक मेंटल डिसीज़। ठीक है ना। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं अननोन ओरिजिन एंड डाउटफुल ओरिजिन। ठीक है ना। जिसका कोई ओरिजिन डिसाइड ना हो। ठीक है ना। लाइक जो डिसीज़ का ओरिजिन हमें पता नहीं होता, उसे हम डाउटफुल ओरिजिन में कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। एक्यूट मेंटल डिसीज़, एक्यूट मेंटल डिसीज़। ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आती है एक्यूट मेंटल डिसीज़। ठीक है ना। अब मैं आता हूँ आपको मिलनकोलिक के बारे में बताने के लिए। तो मिलनकोलिक क्या होता है, पागलपन या फिर डिप्रेसिव, हर चीज़ में नेगेटिव एक्सपेक्ट देखने वाला। ठीक है ना। मिलनकोलिक कहलाता है। ठीक है ना। जो पर्सन पागल होता है या फिर डिप्रेसिव होता है, डिप्रेस्ड होता है, या हर चीज़ में नेगेटिव थॉट को कैरी करता है, या हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है, उसे हम मिलनकोलिक कहते हैं। ठीक है ना। वन साइडेड डिसीज़, वन साइडेड डिसीज़ क्या होती है, ये हैनीमैन सर ने हमें एफोरिज्म नंबर 173 में इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़ क्या है, पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसकी केस टेकिंग ली। ठीक है ना। देन जो उसके साथ जो पर्सन आया, फ्रेंड आया, मदर आई, फादर आया, एंड कोई रिलेटिव आया, उसने जो उस पर्सन के बारे में अपनी केस टेकिंग दी, उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना। और देन टोटलिटी आया। ठीक है ना। उस बेस पर हमने उसको मेडिसिन सेलेक्ट की, उसी को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़। जो मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन को चूज़ किया, हम उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज़। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था वन साइडेड डिसीज़। तो वन साइडेड डिसीज़ क्या होती है, इसके बारे में बताता हूँ। जिस तरह सिक्के का एक ही पहलू होता है। ठीक है ना। जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। उसी तरह जब वन साइडेड डिसीज़ क्या होती है, जिस डिसीज़ की बहुत ही कम सिम्टम्स लाइक 1 एंड 2 सिम्टम्स ही मिलते हैं, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं वन साइडेड डिसीज़। ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं वन साइडेड डिसीज़। इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 172 से 184 तक वन साइडेड डिसीज़ के बारे में बताया हुआ है। वन साइडेड डिसीज़ क्या होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले आती हैं लोकल एंड दूसरी आती है इंटरनल कंप्लेंट। ठीक है ना। लोकल डिसीज़ के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 185 से 203 तक बताया हुआ है लोकल डिसीज़ के बारे में। ठीक है ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं वन साइडेड डिसीज़ का। ठीक है ना। लाइक पेशेंट का कोई कई साल पहले एक्जिमा था। ठीक है ना। उसने स्टेरॉइड लिया। ठीक है ना। अब उसे अचानक से सडनली डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो पहले हमें क्या सिम्टम्स क्या था, एक ही सिम्टम्स हमको मिला था। ठीक है ना। ईचिंग का, एक्जिमा का। ठीक है ना। लेकिन अब उसके साथ हमें डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, और डिप्रेशन प्रेजेंट में क्या हुआ, वन साइडेड डिसीज़ हुई। ठीक है ना। वन साइडेड डिसीज़ हुई क्योंकि हमें एक ही सिम्टम्स मिल रहा है डिप्रेशन का। ठीक है ना। पहले जो हुआ एक्जिमा का, उसका हमें कोई सिम्टम्स अभी नहीं है, क्योंकि वह स्टेरॉइड लेके ठीक हो चुका था। ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्यूट रेमेडी पर। तो एक्यूट रेमेडीज़ क्या होती हैं, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम एंड हायोसाइमस। ठीक है ना।
इनको हम एक्यूट रेमेडीज़ कहते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल मटेरिया मेडिका क्या होती है, जो माइंड से सिम्टम्स को जो माइंड के सिम्टम्स को कंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, ठीक है ना। लाइक दुबई में हमें मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, कैंट में मिलते हैं, फ्रांस मटेरिया मेडिका में मिलते हैं, ठीक है ना, कैंट मटेरिया मेडिका में मिलते हैं, ठीक है ना। ये सब अपनी साइकोलॉजिकल मटेरिया मेडिका में कंसिडर की जा सकती हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं एफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट पर। हॉफलैंड ने बताया हुआ था, फॉर्मूला नंबर 8 के फुटनोट में हॉफलैंड ने बताया था, होम्योपैथी जो है सिम्टम्स को रिमूव करती है बट डिसीज़ रिमेन, ठीक है ना। और उन्होंने ये किस बुक में लिखा था, लिखा है वीड होम्योपैथ, पेज नंबर 27, 1 एंड 9 में बताया था। थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में किस में बताया हुआ है, एफोरिज्म नंबर 1 में दिया है, ठीक है ना। ठीक है ना। आप लोग मुझे बताएंगे थ्योरेटिक मेडिसिन क्या होती है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। होम्योपैथिक क्योर क्या होता है, रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स को हम होम्योपैथिक क्योर कहते हैं, ठीक है ना। सारे सिम्टम्स का रिमूवल ही हम क्योर मानेंगे, ठीक है ना। सारे सिम्टम्स, जब किसी भी डिसीज़ के सारे सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, पर्सन क्योर हो जाएगा, ठीक है ना। हैंस प्रूव है ये तो, ठीक है ना। अब एफोरिज्म नंबर 17 में रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स डिसीज एट द सेम टाइम रिमूव, इसके बारे में बताया हुआ है। अब कॉजा ओकेजनैलिस क्या होता है, एक्साइटिंग कॉज प्लस मेंटेनिंग कॉज, ये दोनों मिलकर कॉजा ओकेजनैलिस बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 7 में बताया हुआ है, ठीक है ना। एक्साइट करने वाला कॉज ही कॉजा ओकेजनैलिस कहलाता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल मेडिसिन के बारे में एफोरिज्म नंबर 1 में बताया हुआ था, तो ये अभी मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल मेडिसिन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि थ्योरेटिकल मेडिसिन क्या होती है, ठीक है ना। कुछ डायरेक्शन ऑफ केस टेकिंग है, ठीक है ना। डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग, टेकिंग केस फॉर अ फिजिकल साइकिकल पेशेंट, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशल डायरेक्शन फॉर टेकिंग अ केस ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स, ठीक है ना। इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 96 में बताया हुआ है, ठीक है ना। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट क्या होता है, किसी भी डिसीज़ के बारे में वह बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है ना। लाइक अलग अलग सिम्टम्स को, एक ही सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा और अलग अलग वे में बताएगा, ताकि हम उसे हाई पोटेंसी दें। वो हमें क्या करता है, हाई पोटेंसी देने के लिए मजबूर करता है या मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। लाइक वह चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिले, वह ऐसा चाहता है और हम उसकी बातों में आकर उसे हाई पोटेंसी दे देते हैं, ठीक है ना। लाइक किसी पेशेंट के बॉडीज़ में फोड़े हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास आया, उसने हमें, हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट था वो, उसने हमें बहुत बड़ा चढ़ा के बताया कि मुझे ईचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमका, ठीक है। तो हमने उसकी बातों में आकर उसे हाइपोटेंसी दे दी। अब हाइपोटेंसी देने के बाद क्या हुआ, एग्रीगेशन हो गया, ठीक है ना। उसकी पूरी बॉडी में फोड़े आ गए, ठीक है ना। अब आपको क्या करोगे, अब पहले तो आप उसको एंटीटोड वगैरह दोगे, ये सब है ना। अब और फिर क्या होगा, पहले तो वो बताएगा आसपास के लोगों को, अरे मैं डॉक्टर के पास गया था, इनने मेरे को ऐसी मेडिसिन दे दी तो अब और फोड़ा हो गया है, ये सब, अब वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एफोरिज्म नंबर 96 में बताया हुआ है कि जब हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें किस वे में केस टेकिंग को करना है, इस बारे में हमें डॉक्टर हैनीमैन ने डायरेक्शन दिया हुआ है एफोरिज्म नंबर 96 में, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट क्या, कौन है, कैसा है, उसकी बातों को ऑब्जर्व करके कि क्या यह सही बोल रहा है। लाइक कोई पेशेंट आया, वो आपको बता रहा है कि मुझे पूरी बॉडी में दर्द है, ऐसा पेन है, वैसा पेन है, पर लेकिन आपको उसके फेस पर कोई भी ऐसा मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि इसको पेन हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह आपको यह जानना आना चाहिए। अब आता है स्पेशल डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग ऑफ इंडोलेंस पेशेंट, ठीक है ना। तो इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बताया हुआ है एफोरिज्म नंबर 97 में। इंडोलेंस पेशेंट क्या होता है, जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, लाइक मतलब अपने सिम्टम्स के बारे में बताना नहीं चाहता या बताना चाहता भी है तो वह उसकी मेंटल जो वीकनेस के कारण वह सारे सिम्टम्स को याद नहीं रख पा रहा है, ठीक है ना।
नहीं बताना चाहता है या कुछ भी बता रहा है या गलत सलत सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है ना, या तो अपनी रेपुटेशन रखने के लिए वह सिम्टम्स नहीं बताना चाहता, ठीक है ना, वीकनेस ऑफ माइंड के कारण नहीं बताना चाहता, या भूल जा रहा है कि सिम्टम्स क्या थे, ठीक है ना, या तो डिस्क्राइब इस वे में कर रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिजिशियन समझ नहीं पा रहा है कि यह असल में बताना क्या चाहता है। मतलब सीधी सी बात है, इंडोलेंस पेशेंट जो है, ठीक है ना, बताना चाहता है पर वो अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से समझा नहीं पाता हमें, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं इंडोलेंस पेशेंट। अब मोस्ट डिफ़िकल्ट पेशेंट फॉर केस टेकिंग, सबसे डिफ़िकल्ट केस टेकिंग किस पेशेंट की होती है? नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है ना। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट कौन होता है? जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। लाइक कोई पेशेंट आया, उसे हेडेक हो रहा है, तो अब वो हमें एब्डोमेन के कोई भी मतलब हेडेक के अलावा कोई सिम्टम्स नहीं बताना चाहेगा। लाइक हम उससे पूछेंगे कि भाई माइंड में कैसा क्या है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या कुछ भी अलग, उससे हेडेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वह हमें नहीं बताएगा। वो बोलेगा मैं माइंड में हेडेक के लिए आया हूँ, तो आप मेरे हेडेक की मेडिसिन दो और मुझे ठीक करो, ठीक है ना। अब जो आता है अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में आप कैसे केस टेकिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं जिनकी हम केस टेकिंग लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है हमें, ठीक है ना। अनकॉन्शियस है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, वह रोड में हमें कोई पेशेंट है, वो रोड में जा रहा है, अचानक से वो चक्कर खा के गिर गया, ठीक है ना। वहाँ के आसपास के लोग आपके पास लेके आ गए, बोले अरे डॉक्टर साहब ये रोड में जा रहा था, ये गिर गया, ठीक है ना। अब आप उसकी केस टेकिंग कैसे करेंगे? आप तो उसको जानते ही नहीं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उसके नर्व्स, शुगर लेवल चेक करेंगे, ये सब, ठीक है ना। थोड़े बहुत आप उसका चेकअप करेंगे, पल्स रेट वगैरह देखेंगे, हार्ट बीट वगैरह देखेंगे, ये सब आप उसका चेक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें डिफ़िकल्टी होती है उसके केस टेकिंग लेने में, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं एफोरिज्म नंबर 83 से 90 तक हैनीमैन सर ने क्या बताया है। डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्शन दिया है फॉर केस टेकिंग व्हेन पेशेंट कम डायरेक्टली, जब पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आता है किसी भी अनदर डॉक्टर को दिखाए बिना। मान लीजिए किसी भी पर्सन को डायरिया हुआ, ठीक है ना, वह डायरेक्ट आपके पास आता है, किसी भी उसने डॉक्टर्स को पहले, इससे पहले नहीं दिखाया है, तो उसकी केस टेकिंग हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हमें डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 83 टू 90 तक बताया हुआ है, ठीक है ना। एफोरिज्म नंबर 91 टू 93 में डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग व्हेन पेशेंट कम इनडायरेक्टली, ठीक है ना। पहले कई डॉक्टर्स को दिखा चुका है, लाइक उसने आयुर्वेदिक भी लिया हुआ है, एलोपैथी भी ली हुई है, ठीक है ना, या और भी किसी बाबा वाबा से दिखा के आया हुआ है आपके पास, तब केस टेकिंग हमें कैसे करनी है, इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एफोरिज्म नंबर 91 टू 93 तक बताया हुआ है, ठीक है ना। अब हम आते हैं एफोरिज्म नंबर 94 और 95 में। 94 और 95 में हैनीमैन सर क्या बताते हैं, इसकी इंक्वायरी के बारे में बताया है। ये क्या होता है? मेंटेनिंग कॉस्ट की इंक्वायरी के बारे में बताया है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ मियाज्म के बारे में एफोरिज्म नंबर 94 एंड 95 में बताया हुआ है। कंपनी सरकमटेंसेस की इंक्वायरी के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने 94 एंड 95 एफोरिज्म में बताया हुआ है, ठीक है ना। अभी हमने पहले पढ़ा था केस टेकिंग फॉर हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट, उसके बारे में एफोरिज्म नंबर 96 में डॉक्टर हैनीमैन ने बताया हुआ है। उसके बाद आता है 97 में इंडोलेंस पेशेंट। तो मैंने आपको बताया था इंडोलेंस पेशेंट क्या होता है, बोलना नहीं चाहता है, हमें बताना नहीं चाहता है अपनी रेपुटेशन रखने के लिए, ठीक है ना, या वीकनेस ऑफ माइंड के कारण वह सिम्टम्स को याद नहीं रख पा रहा है, भूल जा रहा है, बार बार डिस्क्राइब ऐसा कर रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। और डॉक्टर हैनीमैन ने स्पेशल डायरेक्शन दिए हुए हैं एफोरिज्म नंबर 98 में, ठीक है ना। और एफोरिज्म नंबर में 104 में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताया है स्केच ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। स्केच कैसे, पेशेंट का स्केच कैसे तैयार होगा? जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स को एक करेक्ट वे में सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है ना। लाइक अगर कोई सिम्टम छूट गया है तो हम उसको वापस से जाके उसके PQRS को देखेंगे। PQRS क्या होता है? उसके सारे सिम्टम्स, ठीक है ना, जो कि छूट गए हैं। लाइक आपने पहले उसके एग्रेवेशन, हीट का, टेम्परेचर का एग्रेवेशन वगैरह ये सब नोट नहीं किया, तो आप वापस से जाकर उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा स्केच बनाएंगे। स्केच कैसे तैयार होता है? पूरे छोटे मोटे डिटेल्स के, लाइक हेयर, आईब्रोज, आईज़, ठीक है ना, सारे छोटे छोटे उसके जो वो रहते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद ही हमारा एक पूरा स्केच परफेक्टली प्रिपेयर होता है। लाइक आप कोई सीनरी बना रहे हैं तो उसमें वाटर, रिवर, ठीक है ना, ट्रीज, बर्ड्स,
ठीक है ना। ये सब आप मतलब पूरी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, और जब पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती हैं तब हम प्रॉपर स्केच तैयार होता है। उसी तरह जब पेशेंट हमारे पास आता है तो केस टेकिंग लेते समय हम जब सारी केस टेकिंग को पूरे ध्यान से अच्छे से सोच समझ कर उसके सारी कंप्लेंट्स को स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हमारी पूरी केस टेकिंग तैयार होती है। ठीक है ना। लाइक पेशेंट ने कुछ बताते बताते एक वर्ड या कुछ भी एक सेंटेंस अनदर लैंग्वेज में बता दिया, तो हमको उसी लैंग्वेज में उसको नोट करना है हमारी केस टेकिंग में। ठीक है ना। तो डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताया हुआ है कि केस टेकिंग को हमें किस वे में लिखना है। यह भी हमने देखा कि कौन से एफोरिज्म में किस पेशेंट के लिए केस टेकिंग कैसी की जाएगी। ठीक है ना। जनरल डायरेक्शन फॉर केस टेकिंग व्हेन पेशेंट कम डायरेक्टली, इसके बारे में हमें डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 83 टू 90 तक बताया हुआ है। ठीक है ना। आई होप गाइज आपको यह इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।